नमस्कार, मैं सृजन शुक्ला आज आपके समक्ष बुद्धिजीवी हस्ती का परिचय आपके समक्ष करवाने लाया हूँ। एक महान हस्ती, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक रह चुकी हैं जयश्री बनर्जी, जो कि 6 साल के कार्यकाल में सामाजिक मंत्रालय में आयुक्त निःशक्तजन के पद पर 6 साल का कार्यकाल अपना निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर चुके हैं। तो आइए कुछ बातें उनसे जानेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी सामाजिक रूप से समाज सेवा करने के बारे में, उनकी जो राजनीतिक भविष्य है उसको भी लेकर कुछ बातें, संक्षिप्त बातें करेंगे। जो कि लगातार बातें उठ रही हैं कि दीपांकर बनर्जी क्या पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कितना उनको जन समर्थन मिलेगा और किस प्रकार से ये आने वाली भी जिम्मेदारी वो बखूबी तौर पर निभाएंगे। ये आपका परिचय करवाते हैं अपने नए मेहमान से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। तो सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे, दीपांकर बनर्जी एक संक्षिप्त परिचय अगर हमारी जनता जानना चाहेगी तो क्या होगा? मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, उसके पश्चात एमए किया है मैंने सोशियोलॉजी में और विधि स्नातक भी हूँ। इतनी डिग्रियाँ प्राप्त करने के पश्चात मैंने अपना व्यवसाय संभाला, पारिवारिक व्यवसाय, भवन निर्माण, होटल, रेस्टोरेंट का। साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ हमारे एनजीओ काम कर रहे थे, दिव्यांगता के क्षेत्र में और एजुकेशन के फील्ड में, तो उनका कार्य देखता हूँ। यही मेरा परिचय है। वर्तमान में किस प्रकार की जिम्मेदारी समाज सेवा को लेकर आप निभा रहे हैं? समाज सेवा से काफ़ी पूर्व से आपके परिवार को देखा गया है जुड़े हुए, कुछ स्कूल्स, कॉलेजेस और भी विभिन्न प्रकार के एनजीओ द्वारा समाज सेवा में आपका परिवार अपनी उपस्थिति दर्शाता हुआ है। तो किस किस प्रकार की समाज सेवा आपके द्वारा आगे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जिस प्रकार से निभाई जा रही है, आप किस प्रकार से निभा रहे हैं? देखिए, इसकी शुरुआत हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर श्री अंबिका चरण बनर्जी ने की थी, जो कि पहला यहाँ का विद्यालय प्रारंभ हुआ वो हितकानी का स्कूल था। वो भी उनका जो घुड़साल था उसमें इसको शुरुआत की गई जी। उसमें मेरे परदादा जी का भी योगदान था, श्री अंबिका चरण बनर्जी। उसके पश्चात चाहे जबलपुर नगर निगम का निर्माण ले लें या अन्य किसी भी तरह के सामाजिक कार्य में हमारे ग्रैंडफादर देवीचरण बनर्जी इन्वॉल्व थे जी। उसके बाद सुभाष चंद्र बनर्जी, और अब माता जी के पश्चात हम लोग उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जी, शिक्षा के क्षेत्र में एवं दिव्यांगजनों के विकास के क्षेत्र में। तो 6 साल आपने जिस पद पर कार्यरत थे, कमिश्नर के पद पर, निःशक्त आयुक्त थे आप सामाजिक मंत्रालय में, तो उस बारे में, उस 6 साल के कार्यकाल के बारे में कुछ संक्षिप्त बातें हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? देखिए, 1995 में PWD एक्ट बना था, पीपल्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। तभी से ये तय किया गया था कि हर प्रदेश में एक आयुक्त निःशक्तजन का पद होगा, जिसमें कि डायरेक्ट IAS अपॉइंट नहीं होंगे, जो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करते हैं या खुद दिव्यांग हैं। वो लोग यदि पिछले 15-20 वर्षों से काम कर रहे हैं तो उनको ये पद दिया जाएगा। तो मुझे वो मिला, करीब 2007 में दायित्व मुझे दिया गया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और उसको मैंने बखूबी विगत 7 सालों में 2 टर्म में रहा, 2007 से लेकर 14 तक, और उसको मैंने निभाया। और मध्य प्रदेश के संपूर्ण 50 जिलों में दौरा कर मोबाइल कोर्ट्स के माध्यम से उनको मैंने लाभ पहुंचाए, दिव्यांगजनों को, हजारों दिव्यांगजनों को, और कोर्ट केस के माध्यम से भी। इसमें हम लोगों को क्या जुडिशियल पावर्स भी हैं, तो कोर्ट केस के माध्यम से भी करीब कई हज़ार केसेस हमने सॉल्व किए दिव्यांगों के हित में। और एडवोकेसी मीटिंग्स भी ली, क्योंकि उसके पहले लोगों को ये जानकारी नहीं थी, उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि दिव्यांगजनों के लिए भी कोई पद है। हर जिले का कलेक्टर एज अपर आयुक्त निःशक्तजन काम करता है जी। और आयुक्त निःशक्तजन, इनके लिए कोर्ट भी हैं और निःशुल्क सब सेवाएं इनके लाभ के लिए, इनकी जो योजनाएं हैं वो इनका लाभ मिले उसके लिए करते हैं। वो मैंने किया। चूँकि एक राजनीतिक परिपाटी, उसके बावजूद भी आपको संघर्ष करते हुए अभी तक देखा जा रहा है, तो कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं? चूँकि पूर्व में माता जी भी सांसद थीं, एक ऐसे घर से आते हैं जहाँ के आपके स्वयं जो आपके जीजा जी हैं
जेपी नड्डा जी उस स्वयं केंद्र में एक मंत्री पद पर हैं, तो कैसे कितनी आपके अंदर जवाबदारियां बढ़ जाती हैं समाज में? देखिए, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय सुभाष चंद्र बनर्जी जी एवं चाचा जी स्वर्गीय विभाष चंद्र बनर्जी, ये दोनों ही लगभग 1930-40 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। 10-10 वर्ष ये लोग प्रचारक रहे। उसके बाद जनसंघ और भाजपा में ये लोग काम किए और विभिन्न पदों में रहे, और माता जी भी श्रीमती जयश्री बनर्जी जी। इन्हीं के साथ साथ हमारे ताऊ जी भी थे, बड़े पिताजी, जो कि पहला चुनाव 1952 में जो हुआ था उसमें जबलपुर लोकसभा और बरगी विधानसभा से लड़े जी। उस वक्त सिर्फ इसलिए लोग खड़े होते थे चुनाव में कि कांग्रेस के अलावा भी कोई विकल्प है जी, वो बताने के लिए। और उस समय लोग जनसंघ को बनर्जी की पार्टी के रूप में जानते थे क्योंकि वो पहला चुनाव उस समय लड़े थे जी। और इसके पश्चात मैंने जब से होश संभाला तो राजनीति तो घर में देखता आ ही रहा हूँ, सब लोग करते आ रहे हैं, पिताजी हो चाहे माता जी। और उसके पश्चात मैंने एक बड़ा कठिन काल भी इसके बीच में देखा, जो था करीब 75 से 77 के बीच का, जिस समय इमरजेंसी लगी थी। उस समय मेरे माता पिता, चाचा जी, ताया जी और चाचा जी के 2 बेटे, ऐसे लगभग 6 लोग मीसा में बंद थे 19 महीने जेल में जी। और पहले के 6 माह तो किसी को कोई अनुमति नहीं थी मिलने की। बाद के 6 माह में मुझे अनुमति मिलती थी तो मैं रविवार मिलने जाता था, और बाहर से जितनी जानकारियां हैं वो सब हैंडबिल्स के माध्यम से और बाकी चीज़ों के माध्यम से अंदर पहुंचाता था। और संगठन का काम मैंने तब से शुरू किया। उस समय मैं 5वीं-6वीं का विद्यार्थी था। तब से ही मैं जनसंघ का काम, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक का काम, उसमें भी मैं द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दृष्टि से। और उसके बाद युवा मोर्चा का मुझे दायित्व मिला। ABVP में भी काम किया जब कॉलेज में था, और प्रदेश कार्य समिति में युवा मोर्चा में रहने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला NGO प्रकोष्ठ का, वो भी मैंने संभाला हमारे जो समय अध्यक्ष थे धीरेन्द्र सिंह जी तोमर के कार्यकाल में। और उसके पश्चात आयुक्त का काम संभालने के बाद वर्तमान में ऐसा तो कोई दायित्व नहीं है पार्टी की तरफ से, लेकिन जो भी पार्टी के कार्यक्रम हैं उनमें भाग लेता हूँ, उसमें पूरी सक्रियता से योगदान रहता है मेरा। और साथ साथ सामाजिक कार्य में भी दिव्यांगों के आज भी कोई काम रहते हैं, पूरे प्रदेश से मेरे पास फ़ोन आते हैं, उनके समस्याओं का आज भी मैं हल और निराकरण अपने माध्यम से जो कर सकता हूँ वो करता हूँ। ये बात आप अपनी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम आपसे बात करना चाहेंगे कि राजनीतिक भविष्य, बनर्जी परिवार के अस्तित्व को जिस प्रकार से आप जिंदा रख रहे हैं, आगे ला रहे हैं शहर में, एक बड़ा नाम था। पश्चिम मध्य विधानसभा की बात आती थी, सर्वप्रथम जयश्री बनर्जी का नाम आता था। पूर्व सांसद भी थी, सांसद कार्यकाल में काफ़ी कार्य किए थे। तो अभी भी बैनर पोस्टर देखे जाते हैं पश्चिम मध्य विधानसभा में आपके दीपांकर बनर्जी के, तो बातें उठ रही हैं क्या चुनाव लड़ेंगे दीपांकर बनर्जी? देखिए, हम लोग तो पार्टी संगठन के सिपाही हैं जी। जिस वक्त कोई लड़ना नहीं चाहता था, मैंने आपको बताया, तो पहला चुनाव एक लोकसभा का ताऊ जी लड़े, विमल चंद्र बनर्जी जी। करीब 70 के दशक में मेरे पिताजी भी एक लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, सुभाष चंद्र बनर्जी जी। और उसके बाद माता जी एक NDA गवर्नमेंट के समय लोकसभा का चुनाव लड़ी। इसके अलावा माता जी ने पहला चुनाव जबलपुर कैंट, उसके बाद 2 जबलपुर मध्य, और उसके बाद 2 चुनाव जबलपुर पश्चिम से लड़ी, जिसमें कि जो पश्चिम वाली सीट थी उसको विगत 40 साल के इतिहास में उस समय पहली बार माता जी ने कांग्रेस से छीन के लाई थी, और 2 बार लगातार 2 टर्म वो विधायक थी। तो उस समय भी मैंने पूरा माता जी का काम संभाला था एज अ कार्यकर्ता एक पार्टी के, और आज भी संभाल रहा हूँ जो भी काम रहता पार्टी का। तो यदि पार्टी मुझे उचित समझेगी और इस लायक समझेगी तो अवश्य ही मैं चाहूँगा। अर्थात मन में ये आकांक्षाएं हैं कि कहीं ना कहीं हम पश्चिम में जो अपनी पूर्व सीट रही है उस पर आए, और पारिवारिक सीट रही है। देखिए, आकांक्षाएं तो सबकी रहती हैं और सपने भी सब देखते हैं जी। तो आकांक्षा रखने में या सपने देखने में कोई बुराई नहीं है जी। और उसके बावजूद भी संगठन का काम हम करते चलते हैं। पार्टी जैसा बोलेगी, पार्टी का आदेश सर्वमान्य रहेगा, शिरोधार्य रहेगा। हाँ, जहाँ तक दावेदारी की बात है
तो चाहे आप हमारे परिवार का योगदान ले लें, चाहे बंगाली समाज को ले लें, तो उसका तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, मध्य भारत और उत्तर भारत की ओर देखें तो जैसा कि आजकल चल रहा है कि हर समाज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हाँ, जातिवाद भी होता है, समाजवाद भी होता है और बाकी चीज़ें भी रहती हैं। तो कलकत्ता के चुनाव में भी अभी मैं गया था कलकत्ता में, तो उसमें मैंने देखा कि कितने बंगला भाषी कलकत्ता छोड़ बाहर के जो कहलाते हैं प्रवासी बंग भाषी कहलाते हैं हम लोग, तो ऐसे कितने लोग हैं पार्टी में कि जो काम करते आ रहे हैं और इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक मध्य प्रदेश में भी है। चाहे आपका जबलपुर कैंट सीट ले लें, चाहे पन्ना की सीट ले लें, बैतूल की सीट ले लें, भोपाल की सीट ले लें, ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर हमारे समाज के वोट हैं। तो हर कोई की इच्छा रहती है कि उसके समाज को भी बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, समाज में भी और पार्टी में भी। बंगाली समाज के लिए आप एक अच्छा प्रतिनिधित्व बन सकते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, ये मेरा सोच। पश्चिम की बात कर रहे हैं, 5 से 6 उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी दिखा चुके हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 4 से 5 लोगों की इच्छाएं हैं चुनाव लड़ने की उस क्षेत्र से। नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मेरा कहना सीधा ये है, मैं पार्टी के फोरम में भी ये बात रखता हूँ और जो भी हमारे वरिष्ठ जन, बुजुर्ग जन या पार्टी के पदाधिकारी समय समय पे मिलते हैं कि हर चीज़ का क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए कि कौन को कितने बार पार्षद का चुनाव लड़ाना, कितने बार विधायक बनाना, कितने बार मंत्री बनाना, कितने बार सांसद बनाना। क्योंकि आप आजकल देख ही रहे होंगे कि एक रिटायरमेंट की एज हमारे बीजेपी में तो 65 साल तय कर दी गई है कि 65 साल के बाद के जो उम्र के लोग हैं वो अपना रिटायरमेंट लें या प्रमुख पदों से वो अलग रहें। तो जब तक हम ऐसी कोई नियम या परंपरा नहीं बनाएंगे कि एक व्यक्ति जीत गया तो वही बार बार इन पदों को सुशोभित करेगा, तो जो दूसरे कार्यकर्ता हैं जो लगे हुए हैं, और मैं भी विगत 25-30 साल से तो काम कर ही रहा हूँ पार्टी का, तो हर एक के मन में निराशा आती है कि हम सिर्फ काम ही करते रहेंगे, कि हमको भी कभी कुछ दायित्व चाहे संगठन का हो चाहे सरकार में हो मिलेगा। क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत से पद रिक्त हैं, चाहे आप केंद्र सरकार में ले लें चाहे प्रदेश सरकार में ले लें, जिनमें कि कार्यकर्ताओं को बैठाया जा सकता है एज अ चेयरमैन बना के या एज अ मेंबर्स बना के, और वो लोग उस फील्ड के स्पेशलिस्ट लोग हैं कि जो एक अच्छा सुझाव दे के काम को और सुचारू बनाएंगे। तो उसके लिए तो होना चाहिए, मतलब कार्यकर्ताओं को बराबरी से मौका मिलना चाहिए, आप कह रहे हैं जी। एक बड़ी अच्छी बात की है। कैंट विधानसभा में काफ़ी बंगला वासियों को देखा जाता है, एक बहुत बड़ा इनका वोटर बैंक यहाँ पे है। तो क्या कैंट की भी विधानसभा में आपकी उम्मीदवारी हो सकती है क्या? करीब 17 बंगाली दुर्गा पूजाएं पूरे जबलपुर शहर में होती हैं। इन 17 दुर्गा पूजाओं में से लगभग 8 या 10 जो दुर्गा पूजाएं हैं वो कैंट क्षेत्र में ही होती हैं, और वो उसी हिसाब से होती है कि जहाँ जो समाज के लोग ज़्यादा रहते हो। तो सदर ले लें आप, या GCF का एरिया ले लें, या रांची का एरिया ले लें, या जो डिफेंस फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे सभी जो कलकत्ता के एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आते हैं ट्रांसफ़र होके, और बाद में सामान्यतः वो सब यहीं पे सेटल भी हो जाते हैं। तो इस तरह से 8 से 10 पूजाएं तो हमारे समाज की यहाँ होती है। तो उतना तो वोट यहाँ पर है ही, जो एक डिसाइडिंग फैक्टर भी रहता है और जो कि निर्णय लेता है उस सीट का। तो बैनर्जी, ये तो चलिए बात करते हैं, जातिवाद की राजनीति है, हर इंसान के मन में अच्छा होती है। विकास की राजनीति की बात करते हैं, भाजपा केंद्र में है, प्रदेश में है, क्या आप क्या समीक्षा करेंगे एक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में भाजपा के कार्यों की? जहाँ तक आपने जातिवाद वाली बात बताई, तो मैं जाति तो मेरी ब्राह्मण है, मैं जाति वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज या अपने बंग परिवार की बात कर रहा था। जी। और उसके हिसाब से तो मैं कार्य करूँगा ही, क्योंकि जब हर समाज को, हर भाषा को महत्व दिया जाता है तो हमारे समाज को ही मिलना चाहिए, ये मेरा तर्क है। हाँ, ये स्वयं के समाज की राजनीति में भी समाज सेवा में कोई बुराई नहीं है, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए, परंतु विकास के बारे में क्या समीक्षा करना चाहेंगे? विकास कहाँ चला जाता है? देखिए, यदि विकास की हम बात करें तो शुरुआत मैं जबलपुर से ही करना चाहूँगा कि जबलपुर का विकास आज़ादी के बाद कितना हुआ, कितने समय कौन सी सरकारें थी, और हमारी पार्टी की जब सरकार थी उसने क्या किया। तो वर्तमान स्थिति तो यदि आप देखेंगे कि आज जो
बेस्ट सिटीज़ जो बन रही हैं अभी आपकी स्मार्ट सिटीज़, जी तो उनका जो पहला लॉट है उसमें ही जबलपुर का नाम आया है। सेकेंडली जो सफाई वाला मार्किंग हो रही है कि सबसे स्वच्छ शहरों में कौन से शहर हैं, जी उसमें भी जबलपुर अपना स्थान कुछ ना कुछ करके बना ही रहा है। तो ये सब चीज़ें तो हो ही रही हैं जिससे कि हमारे शहर का विकास हो रहा है। और प्रदेश के विकास की हम बात करें तो प्रदेश में भी पिछले 3 टर्म से भाजपा की सरकार है जी और भारी बहुमतों से हमारे विधायक लोग सब जीत के आते हैं। तो प्रदेश में भी काफ़ी कुछ काम हो रहा है, चाहे वो दिव्यांगजनों के लिए ले लें, किसानों के लिए ले लें, गरीबों के लिए ले लें। कार्य भाजपा और मध्य प्रदेश सरकार शिवराज जी की कर रही है। जी उसी तारतम्य में आप यदि केंद्र की बात करें जी तो हमारे सांसद जी भी राकेश सिंह जी हैं जबलपुर से। और चाहे आप ये ब्रॉड गेज वाला काम ले लें, इसने भी जो स्पीड पकड़ा है और कुछ पोर्शन इसका कंप्लीट भी हो चुका है। चाहे फ्लाइट कनेक्टिविटी हो, जी वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। सिर्फ धीरे धीरे बढ़ रही है बनर्जी जी? धीरे धीरे का कारण ये है कि मैं कहूँगा, अब मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, कि थोड़ा तालमेल का अभाव है। जी जितना तालमेल हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के बीच होना चाहिए वो थोड़ा कम है। यदि लगातार बैठकें, सहयोग सब आपस में ले, चाहे फिर सांसद महोदय हो, विधायक महोदय हो, मंत्री महोदय हो या आपके महापौर जी हो, तो समन्वित रूप से यदि सब बैठेंगे तो ये जो धीरे धीरे काम चल रहा है ये बहुत तेज गति से हो सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल से केंद्र में भी भाजपा है, प्रदेश में भी भाजपा है, नगर निगम में भी भाजपा है। उसके बाद अगर धीरे धीरे विकास की गाथा बढ़ेगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और हम जनता से क्या चाहेंगे? मेरा वही, मैंने जो आपको बताया कि धीरे धीरे का अर्थ ये है कि इसकी हम गति बढ़ा सकते हैं। जी बस थोड़ा बैठकें सुचारू रूप से चलने लगे और सभी लोग आपस में तालमेल करके वो काम करें। नहीं तो एक व्यक्ति कुछ बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, तीसरा कुछ और बोलता है, तो वो जो काम होना रहता है वो 3 तरह के सुझाव के कारण वो गति नहीं पकड़ पाता। अर्थात तालमेल का अभाव है। तालमेल का थोड़ा अभाव है। वैसे तो बहुत कुछ अभी चेंजेस हुए संगठन में, सब नए चेंजेस आने के बाद से, और प्रयास यही किया जा रहा है कि नियमित एक बैठक हो और उसमें सिर्फ मुद्दा एक ही हो कि जबलपुर का विकास कितना हम शीघ्रता से कर सकते हैं और किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं। चाहे फिर वो खेलकूद ही क्यों ना हो या दिव्यांगता ही क्यों ना हो या शहर का विकास ही क्यों ना हो, क्योंकि सब एक एक चीज़ मिला के ही पूरा समन्वित चीज़ बनती है। हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि वेलोड्रोम बना है इतना अच्छा, लेकिन उसके बाद हम नेशनल्स ना करा पाए साइकिलिंग के, तो उस वेलोड्रोम को बनाने का मतलब क्या करोड़ों का। वैसे ही हमारे स्टेडियम्स भी कंप्लीट हैं, तो स्टेडियम में यदि रणजी ट्रॉफी मैच ही ना हो पाया तो वो क्रिकेट स्टेडियम किस काम का। तो कुछ कुछ चीज़ें की कमी होने के कारण, जैसे वहाँ रुकने की व्यवस्था है या उसका मैदान उस तरह का होना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, कि उस तरह के मैच हो सके, तो सब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बीच में हम लोगों की बैठक भी हुई थी। अगर अपन बात कर रहे हैं खेल के कार्यों को लेकर, तो खेल में भी आपका काफ़ी सहयोग रहता है और आपको लगातार इस क्षेत्र में भी सेवा करते हुए देखा जा रहा है खिलाड़ियों के लिए। तो इसके बारे में कुछ संक्षिप्त बातें हम लोग को, दर्शकों को बताएं। मैं मुख्य रूप से तो स्पेशल ओलंपिक्स का मध्य प्रदेश का क्षेत्रीय निदेशक हूँ, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के जो मंदबुद्धि दिव्यांग बच्चे हैं, इनको हम जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर, फिर राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पार्टिसिपेट हर 4 वर्ष में कराते हैं, जिसमें कि हमारे जबलपुर से ही करीब 3-4 बच्चे हर साल जाते हैं, दिव्यांग बच्चे मंदबुद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक 4 साल में गेम्स होते हैं। और उसी तरह से आपके मध्य प्रदेश से भी करीब 10 से 15 बच्चों का डेलीगेशन और कोचेस का हर 4 वर्ष में जाता है। अभी समर गेम्स में गया था लास्ट लॉस एंजलिस, और अभी आगामी मार्च में विंटर गेम्स हो रहे हैं ऑस्ट्रिया में, तो उसमें भी 3-4 बच्चे हमारे प्रदेश से जा रहे हैं। लेकिन मुझे जो इसमें कमी नज़र आती है कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, चैनलाइज करके वो दे भी रही है, लेकिन हम अच्छे सेंटर्स जिसमें कि इन बच्चों को, जैसे भोपाल का टीटी नगर स्टेडियम है, वेल इक्विप्ड हो गया है, हर चीज़ का वहाँ सुविधा है, चाहे रहने की हो, भोजन की हो, प्रैक्टिस की हो, और सब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वहाँ मापदंड के ट्रैक्स हैं, फील्ड्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी क्यों नहीं कर सकते जबलपुर में? सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब है, थोड़ा सा गति मिल जाए और थोड़ा सा व्यवस्थित प्रपोजल बन के सही जगह पहुंच जाए, तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ रणजी ट्रॉफी मैच ना करा सकें क्रिकेट के, या कोई भी एथलेटिक्स इवेंट ना करा सके, या साइकिलिंग के इंटरनेशनल लेवल के हम कॉम्पिटिशन ना करा सकें। अब थोड़ा जैसे समस्या आ जाती रहने की। अब कोई भी आप बड़ा कॉम्पिटिशन कराने जाओगे तो 1500 लोगों के रहने की व्यवस्था
होनी चाहिए, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट में। जी। तो उसकी हम यदि सब जनप्रतिनिधि मिलके चिंता कर लें और वैसा कोई एक डेवलप कर दें, बिल्डिंग या हॉस्टल, साई के पास पर्याप्त जगह है, रानीदास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास, तो आराम से ये चीज़ हो सकती है। सरकार आपकी है, फिर ऐसी बातें क्यों? वही मैंने बताया, समन्वय, क्योंकि जो काम जिसका है वो तो करना उसी के माध्यम से पड़ेगा। जी। तो हम लोग एक बैठक अभी बुलाने वाले हैं, मेरी इस संबंध में बात मधु यादव जी से हुई है, और जो हमारे दिग्विजय सिंह जी हैं ओलंपिक एसोसिएशन में, और श्री बास्केटबॉल के जो हेड कोच और साई के हैं कुलदीप सिंह बराज जी से, उनसे भी बात हुई है। तो हम लोग एक डेलीगेशन प्लान कर रहे हैं, मीटिंग करके दिल्ली जाएंगे, और गोयल साहब से जो हमारे मंत्री हैं, खेल मंत्री, उनसे डिमांड रखेंगे कि हमारी ये सब समस्याएं दूर की जाए और हमको फंड्स दिया जाए पर्याप्त। अगर आप खेल की बात कर रहे हैं, दिव्यांगों की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में दिव्यांग क्रिकेट टीम ने हमारे वर्ल्ड कप तो जो टूर्नामेंट है वो जीता है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये सब अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचे हैं जी, और अपनी मेहनत के साथ साथ उनको जो बैकअप जी नॉर्मल एक क्रिकेटर को मिलता है जी, उसका यदि 10% भी उनको मिल जाए सपोर्ट, तो ये विश्व में अपना नाम जी कमा सकते हैं, कहीं भी जाके खेल सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्रिकेट के नॉर्मल प्लेयर को मिलता है जी, वैसा हर गेम में होना चाहिए। अभी कुछ कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं, जैसे कि वो कबड्डी लीग ने चालू किया, वैसे बैडमिंटन की भी लीग बनी है। तो ऐसा ही जब तक फुटबॉल, क्रिकेट और हर गेम को नहीं किया जाएगा उस तरह प्रोत्साहित, और आपका हमारे जो खुद के भारत देश के खेल हैं, चाहे आप कबड्डी ले लो या खो खो ले लो, जिनमें कि खर्च बिल्कुल कम से कम है और अच्छे से अच्छा हम उसमें मेहनत भी होती है, एक्सरसाइज व्यायाम भी होता है, और हम उसको बढ़ा सकते हैं खेल को। तो इनको जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे और हर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं उस लेवल पे दिया जाएगा, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बना के, तब तक हम उस स्तर पे नहीं पहुंच पाएंगे। नमस्कार, पुनः आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। हमारे जो आज के मेहमान हैं दीपांकर बनर्जी, जिनसे हमने सतत रूप से लगातार दिव्यांगों, विकलांगों के बारे में बात की है, जिसके लिए वो लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। बनर्जी जी, इतनी देर से साक्षात्कार हम आपसे कर रहे हैं, और सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है कि दिव्यांग लोगों के लिए इतना समर्पण भाव क्यों आता है मन में? ये जो आपने प्रश्न किया, ये बहुत से लोग हमसे करते हैं और हमारे परिवार से जी, कि सामान्यतः ये देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहा है, या कोई एक दिव्यांगों का एनजीओ चला रहा है, या किसी भी इसके पद में बैठा है जी संबंधित दिव्यांगता के, तो उसके घर में ज़रूर कोई ना कोई व्यक्ति एक दिव्यांग होता है, चाहे उसका भाई हो, बहन हो, बच्चा हो या माता पिता हो, जिससे वो प्रेरणा लेकर ये काम करता है। लेकिन लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि हमारे यहाँ भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे घर परिवार में कोई इस तरह का दिव्यांग व्यक्ति हो। लेकिन उसके बाद भी हमारी जो सबसे बड़ी दीदी है रूमा बनर्जी, उन्होंने करीब 1985 में जब वो यहाँ से विवाह होके गई बेंगलोर, तो उन्होंने इस क्षेत्र में काम चालू किया। अभी वो सेवा इन एक्शन की डायरेक्टर हैं बेंगलोर में, प्लस एचआरडी और बहुत से डिपार्टमेंटों के कंसल्टेंट भी हैं, और वो पहली महिलाएं हैं भारत की और विश्व की तीसरी महिला जिन्होंने कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन CBR में डिप्लोमा किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से। तो उनका ही ये इच्छा थी, और पिताजी के कहने पे, कि भाई सामाजिक काम, राजनीति, ये सब तो चलता रहता है। और उसमें मल्लिका दीदी यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट और कॉलेज में रहने के कारण बहुत से चुनाव लड़ती थी ABVP के अंतर्गत। तो दीदी ने बोला कि भाई तुम लोग ये सब काम तो करते हो, लेकिन इसके साथ साथ एक ये काम भी चालू करो जो कि समाज में बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब दिखता है एक राजनीतिक तौर पे जो कहा जाता है कि क्योंकि राजनीति की परिभाषा लगभग मैं जहाँ तक ये हमने जो समीक्षा की है लगभग बदल चुकी है। बड़ी गाड़ियाँ, 4 लोग, बड़े बड़े मोबाइल, लेकिन जो आज भी आपके परिवार की तरफ से देखा जाता है कि वाकई में एक जो स्तर दिखता है समाज सेवा का, वो एक अच्छा सा ग्राफ बना के रखा हुआ है आपकी पीढ़ी ने भी। तो ऐसा कैसे ये दौर लेके चल रहे हैं आज? ये सब हमारे माता पिता की शिक्षा है जी, पूर्वजों की जी, कि मैं आपको जो बता दूं, जहाँ हम बैठे हैं इस कॉलोनी कैंपस में, यहाँ भी ये पूरा करीब 6.5 एकड़ का पैच था, जिसमें करीब 30-40 प्लॉट होंगे। जी। तो
हर चुनाव में पिताजी एक प्लॉट बेच के माताजी को चुनाव लड़ाया करते थे। और आखिरी चुनाव तक मैं बताना चाहूँगा कि जो एनडीए गवर्नमेंट का लड़ी है माताजी 99-2000 के आसपास 96, तो उसमें भी एक प्लॉट बेचा गया था जी। और उसके बाद पिताजी तो कुछ घर का हिस्सा भी बेचने वाले थे, लेकिन हम लोगों का नहीं, हम लोग जैसे भी चुनाव लड़ेंगे कम पैसे में लड़ेंगे, लेकिन अब और घर के प्लॉट्स बिकेंगे नहीं जी। तो इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि हम लोग ने जो राजनीतिक कार्य या समाज सेवा सब की है, अपना ही सर्वस्व निछावर करके पिताजी ने माताजी ने किया है, और इनकम हम लोगों ने इससे कभी कुछ नहीं की, ना सोचा है जी। तो उसी के कारण है कि आज भी जो लोग याद करते हैं बैनर्जी परिवार को या हम लोगों को, कि निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना और उसी पे अपनी संतुष्टि पाना, वही हम लोग करते आ रहे हैं। माता जी की पिताजी की बात कर रहे हैं, माता जी के कार्यकाल के दौरान किन कार्यों को आप उनकी उपलब्धियां मानते हैं आज भी शहर में? क्योंकि उनके कार्यों को लगभग, चाहे वो विधायक का कार्यकाल रहा हो, चाहे वो सांसद का कार्यकाल रहा हो, उसको उनके कार्यों को बहुत बड़ी उपलब्धियां माना जाता है शहर में और सराहना की जाती है। तो किन कार्यों को आपकी नज़रों में आप उपलब्धियां मानते हैं? देखिए, मैं माता जी के कुछ प्रमुख कार्यों के विषय में बताना चाहूँगा। एक मिनट हो जाए। आइए कर दिए हम। देखिए, जहाँ तक माता जी के कार्यों की अपन बात करें तो मुझे जो याद है 77 में जब माता जी मंत्री बनी थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी इमरजेंसी के बाद, मध्य क्षेत्र से चुनाव जीत के, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो दो उन्होंने शहर के लिए किए थे और जो लोग आज तक याद रखते हैं, वो पहला एक काम था रोकैंडो कंपनी से शहर की सड़कें बनवाना, डामर की, जो कुछ तब की सड़कें हमको आज भी लोग बताते हैं रांझी वगैरह साइड की, उसके बाद से वैसी सड़क नहीं बनी, पर आज भी वो चल रही है 40 साल बाद। दूसरा उन्होंने एक लिया था विषय, जबलपुर में आपने शुरू के वर्षों में, आपको ध्यान है कि नहीं पता नहीं, जानकारी हो, पहले बाल्टियों की लाइनें बहुत लगती थी पानी के लिए, लोग मोहल्ले मोहल्ले में खड़े रहते थे लाइन लगा के और बाल्टियों से पानी भरते थे, जल की बहुत भीषण समस्या थी। तो माता जी ने ललपुर जल परियोजना का उस समय शुरुआत की थी, जिससे कि पूरा शहर आज भी पानी पीता है, और अब जाके दूसरा प्लांट आपका बना है, अगला जो नया बना है 40 साल बाद। और तीसरा उन्होंने उस समय काम कराया था जब वो स्वायत्त शासन मंत्री थी, तो ये ने रोड और पानी वाला काम कराया। फिर वो जेल मंत्री भी थी कुछ समय के लिए, पटवा जी के समय, सकला जी के समय और जोशी जी के समय, 3 कार्यकाल थे उनके। और अगले उन्होंने काम कराया था जब वो खेल मंत्री थी, तो उस समय का प्रदेश और देश का सबसे बड़ा महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी आपके राइट टाउन स्टेडियम में, जो अभी तक लोग याद करते हैं कि मतलब उस समय जितनी भीड़ स्टेडियम के अंदर थी उतनी ही बाहर थी। तो इस तरह के 3-4 प्रमुख काम उन्होंने उस समय अपने शहर के लिए किए थे, जो आज भी याद किए जाते हैं। हम आपको ये बधाइयाँ देना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में भी आप शहर के लिए ऐसे कार्य करते देखेंगे, और इन्हीं कार्यों की वजह से कहीं ना कहीं युवाओं में भी आपकी काफ़ी लोकप्रियता कुछ 2 से 3 से 4 सालों में बढ़ती जा रही है। क्या कारण है इसका? ये अब आज की जो अब राजनीति है वो तो बहुत कुछ बदल गई है और बहुत से चेंजेस हैं। पुरानी जो पहले परंपरा की राजनीति चलती थी या स्वाभिमान के साथ जो करते थे, अब आजकल तो उसके मापदंड बहुत बदल गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो पढ़ा लिखा वर्ग या तबका है उसको अच्छा एजुकेशन चाहिए कम खर्चे में, दूसरा उसको रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए वैसे ट्रेंड कोर्सेज हों। नहीं तो आज के समय में आप देखेंगे कि आदमी 12वीं पास, ग्रेजुएट, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग सब पास करने के बाद भी उसको जो सैलरी स्ट्रक्चर मिलता है सबको बहुत अच्छा नहीं मिलता है। तो उपलब्धता तो हर फील्ड में आज की डेट में है जनसंख्या के कारण, तो उसके साथ रिजल्ट भी चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, और हर नौकरी सरकार से ही नहीं मिल सकती। तो प्राइवेटली ऐसे कुछ डेवलपमेंट हो काम के, चाहे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, जॉब ओरिएंटेड कोर्स, कि अपना बिजनेस से ही लोग 2-4 को नौकरी दे सके।
तो वही हम कोशिश करते हैं युवा को मार्गदर्शन देना कि उनको किस तरह से कौन सा कोर्स ज्वाइन करने से उनको फ़ायदा मिलेगा और उनको जॉब मिल सकता है, तो इसलिए वो अट्रैक्ट होते हैं। जाते जाते हमारे युवाओं को, हमारी आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं 2 ही चीज़ें बताता हूँ जहाँ भी मेरे ज़्यादातर सब कार्यक्रम होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, पढ़ाया जाता है। एक मैं एग्जाम्पल श्री APJ अब्दुल कलाम जी का देता हूँ कि पैसे की कमी के कारण कोई व्यक्ति पीछे नहीं रहता। वो खुद न्यूज़पेपर बांटते थे और न्यूज़पेपर बांटने के बाद वो एक देश ही नहीं विश्व के नामी साइंटिस्ट बने और एक सबसे अच्छे राष्ट्रपतियों में से एक कहूँगा राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति पद के बाद भी वो अपना ज्ञान बांटते ही बांटते गए। तो उस चीज़ को लोग फॉलो करें। दूसरा, हमारे जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, कि वो भी एक चाय बेचते बेचते इस स्तर तक पहुँचे हैं, तो उसके लिए कठिन परिश्रम और सच्चाई के साथ काम करना, समर्पण भाव सच्चाई के साथ यदि आप काम करें तो एक न एक दिन आपको उसका रिजल्ट रिवॉर्ड मिलता ही है। यही मेरी अपेक्षा है युवाओं से है, तभी हम अपने देश समाज का विकास कर सकते हैं। दीपांकर बनर्जी से हमने जाना कि किस प्रकार से दिव्यांगों के लिए वो सतत रूप से समाज सेवा कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक कार्यकाल के दौरान इनके माता पिता बहनों द्वारा जो भी समाज सेवा की गई है उसको लगातार सतत रूप से किस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में विभिन्न प्रकार की समाज सेवा में अपना योगदान देते आएंगे और परेशान हो चुकी पश्चिम विधानसभा की जनता के लिए एक अच्छा विकल्प बनकर आगे आ सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त। आज के कार्यक्रम का अंत करते हुए मैं अगले मेहमान के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।